बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ज़ैद व्लॉग्स और मैं हूं अली ज़ाली। वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे फैज़ाबाद धरना केस, नज़रसानी केस के हवाले से। इमरान खान के लिए नई मुश्किलात पैदा हो गई हैं उनके हवाले से, और पीटीआई की लीगल टीम जो है वो आपस के झगड़ों का शिकार हो गई है। और वो खान साहब के लिए क्या करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले फैजाबाद धरना के इसके हवाले से बात करेंगे। इस पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंजर बता दूं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब यानी कि नून लीग की गवर्नमेंट थी, और उसमें खत्म नबूवत की शिकों को लेके ये मसला खड़ा हुआ था, और फैजाबाद के मुकाम पे चंद हफ्ते तक ये धरना रहा था, जिसमें पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। करते कराते ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग काजी फायज ईसा साहब के पास थी। और काजी फायज ईसा साहब ने सबको सुनने के बाद इस पे एक जामे फैसला जारी कर दिया, जिसकी जद में मुख्तलिफ अदारे यानी कि अफवाज पाकिस्तान, पेमरा, पीटीआई, IB, एजाजुल हक साहब, शेख रशीद साहब और वजारत दफा भी इसकी जद में आई कि जो जो लोग भी इन मामलात में शामिल थे उन सबको अदालत ने पाबंद कर दिया था कि आप अपनी अपनी डोमेन में रह के इनके सहूलतकारों को देखेंगे कौन इनके सहूलतकार हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की फंडिंग क्या है, और ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन पे, वजारत दफा पे भी ये सारी चीजें आई थी। इसकी कवरेज को लेके पेमरा पे कुछ तहफुजात थे, पेमरा उसकी जद में आया था, और IB और PTI भी इसकी जद में आए थे इनके फैसलों को लेके। इसके फैसले को लेके फैसला क्या था, आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके आप वो फैसला रीड कर सकते हैं। मुझे वो फैसला मनवन दोहराने की जरूरत नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो फैसला उस पे जब दिया था, तो उस पे जनाब ये सभी फरीकैन ने, वजारत दफा ने, पेमरा ने, PTI ने, IB ने, एजाजुल हक साहब ने, शेख रशीद साहब ने, इलेक्शन कमीशन ने, इन सब ने एक नजरसानी की अपील दायर की। इंडिविजुअली अलग अलग सब ने एक नजरसानी की अपील दायर की कि जनाब इस पे नजरसानी की जाए, ये फैसला दुरुस्त नहीं है, तो काइंडली आप इस पे नजरसानी करें। तो ये बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये केस लटकाए रखा। मतलब लास्ट पे बंदयाल साहब से पहले भी साकिब निसार साहब ने और दीगर चीफ जस्टिस ने भी ये फैसला लटकाए रखा। 4 साल तक ये फैसला लटकता रहा। 4 साल तक इस फैसले के जो नजरसानी थी उस पे मुकर्रर नहीं किया गया उसे समात के लिए, या उस पे कोई फैसला नहीं हो सका कि इसे कब समात के लिए मुकर्रर करना था। तो अब जब काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बने, चूंकि पहला फैसला भी इन्होंने ही दिया था, जब ये चीफ जस्टिस बने तो इन्होंने इस नजरसानी की अपील को मुकर्रर कर दिया समात के लिए। तो उस पे जो बाकी सब फ्री कैन थे उन सभी ने पलटा खा लिया, एकदम से पलटा खा लिया, और सभी ने जनाब नजरसानी केस की, नजरसानी की जो अपीलें थी वो वापस लेने के लिए दरखास्तें अदालत में जमा करा दी, जिसमें वजारत दफा, पेमरा, PTI, IB और इलेक्शन कमीशन, एजाजुल हक साहब और शेख रशीद ने तो दरखास्तें वापस नहीं ली, लेकिन उन्होंने टाइम मांगा। लेकिन बाकी सब ने दरखास्तें वापस करने की इस्तदा कर दी कि हम जी ठीक है, ये फैसला जो हो गया सो हो गया, हम ये नजरसानी की अपीलें जो है ना वो वापस लेते हैं। तो उस पे चीफ जस्टिस साहब बहुत बरहम हुए कि आप लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है कि जब दिल चाहे दरखास्त दे दी, जब दिल चाहे वापस ले ली, कि अदालत के टाइम की कोई अहमियत नहीं है, अदालतों को समझ क्या रखा है आप लोगों ने। तो उस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप अगर ये दरखास्तें वापस ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस वक्त ये जो फैसला किया गया था वो फैसला सही था। अगर वो फैसला उस वक्त सही था तो आज मुझे आप लोग बताएं कि उस पे क्या अमल दरामद हुआ है, उस फैसले पे क्या अमल दरामद हुआ है। ये अफवाज पाकिस्तान को लेके, PTI को लेके, IB को लेके, वजारत दफा को लेके, पेमरा को लेके, इलेक्शन कमीशन को लेके सभी को पूछा कि इंडिविजुअली आप सब लोग बताएं कि उस वक्त अगर ये फैसला सही था तो आज बताएं कि अमल दरामद उस पर कितना हुआ है, क्या अमल दरामद हुआ है, जो कि जीरो था, और उनके पास कोई आंसर नहीं था इस चीज को। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है कि हम गलती तस्लीम नहीं करते।
सभी उन्होंने हवाले देके, उन्होंने मिसालें देके बताया कि फलां जो है वो गलती तस्लीम करके ये करते हैं, फलां गलती तस्लीम करके ये करते हैं, लेकिन हम गलती तस्लीम नहीं करते। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों के पीछे या तो तब कोई था डंडा लेके या अब कोई था डंडा लेके, मसलन किसी के कहने पे या तो तब आपने अपीलें दायर की थी या अब किसी के कहने पे आप अपीलें जो है ना वो वापस ले रहे हो, तो अब बताओ, अगर सच बोलते हो तो बताओ, अगर वो फैसला सही था तो अब बताओ कि वो अपीलें किसके कहने पे आप लोगों ने दायर की थी। अगर वो किसी के कहने पे दायर नहीं की, वो फैसला गलत है, तो अब बताएं कि अब किसके कहने पे आप वापस ले रहे हैं। ये कब तक ये डंडा चलता रहेगा? कब तक आप जो इसी तरह लगे रहेंगे, इशारों पे चलते रहेंगे? फिर उन्होंने सूरत तौबा का जो है ना वो हवाला देते हुए, उनकी एक आयत का हवाला देते हुए उन्होंने कुछ कहा, वो भी आपसे बताता हूं, जिसका मफहूम है कि ऐ ईमान वालों सच्चों का साथ दो। उन्होंने कहा कि मेरा इम्तिहान हो चुका है, हमारा इम्तिहान हो चुका है, अब आपकी बारी है, आप बताओ कि क्या कार्रवाई की आप लोगों ने, किसने कार्रवाई से रोका, किसने कहा कि नजरसानी की अपीलें दायर करो, किसने कहा कि वापस लें? ये आपने बताना है हिम्मत बता सकते हो? किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सारे बस टाल मटोल आई बाएं शाएं, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि पाक फौज के सरबराहान के नाम भी उन्होंने एक मैसेज दे दिया है और सभी को एक हुक्म जारी कर दिया कि सभी अपनी अपनी डोमेन में रह के सभी चेक करें कि कौन था जो आपके लाइकवाइज के फौज में भी रह के सियासी लोगों का सहूलतकार बना हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर उन्होंने हवाला दिया कि क्या ये मिट्टी पाऊ प्रोग्राम है कि जब दिल चाहे आए, अदालत का टाइम जाया किया और जब दिल चाहा मिट्टी पाओ। उन्होंने फिर हवाला दिया कि 12 मई को कराची में 55 लोग मारे गए थे और बाद में क्या निकला, कुछ भी नहीं, बस वो मिट्टी पाओ प्रोग्राम हुआ। ये बात करें मुशर्रफ दौर की, जब मुशर्रफ दौर की उस दौर के चीफ जस्टिस को जब हटाया गया था तो उस पे वकला की जानिब से, वकला की तंजीमों की जानिब से काफी एहतजाज वगैरह किए गए थे, जिसमें कुछ 50 के करीब लोग, 50 से ज्यादा लोग जो है ना वो मारे गए थे। और उनका इशारा फौज की जानिब भी था कि फौज की तरफ से वो मारे गए थे। तो उन्होंने पूछा कि वो मिट्टी पाओ वो खत्म हो गई केसेस, तो क्या ये भी मिट्टी पाओ प्रोग्राम ही कि आपने अपीलें वापस ले ली और बस मामला खत्म हो गया, कि उस फैसले पे क्या अमल दरामद हुआ, क्या वो सही था, गलत था, कुछ भी था, वो सब डिसमिस, बस कब तक ये चलता रहेगा? ये बहुत जबरदस्त उन्होंने किया, उन्होंने वाकई अपने चीफ जस्टिस होने का हक अदा किया है। और अगर वो इसी तरह वो काम करते रहे तो मेरा ख्याल है कि जो अदालतों में बैठे जज हैं वो भी सीधे हो जाएंगे, वो भी बंदे के पुत्र बन जाएंगे। जो हमारे आर्मी में लोग बैठे हुए हैं जो कि अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और आर्मी को बदनाम कर रहे हैं, वो भी बंदे के पुत्र बन जाएंगे और आर्मी फिर से हमारा काबिल फख्र अदारा बन जाएगी। और जो पॉलिटिशियन है वो भी बंदे के पुत्रों की तरह काम करेंगे, उन्हें भी पता होगा कि अगर वो हैंगी बैंगी करेंगे तो उनके पीछे डंडा है, उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई ना कोई बैठा हुआ है जो उनसे पूछेगा कि बेटा इधर आओ, बताओ, हिसाब दो। और इसके अलावा इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर क्या है? इमरान खान साहब से मिलने वाले एक एनी शाहिद ने ये बयान दिया है कि उनका वजन बड़ी तेजी से कम हो रहा है, 6 किलो उनका वजन कम हो चुका है। और जो मुरगब गजाएं, देसी कुक्कड़ और देसी घ्यो और ये सारी बातें जो थी, बड़ा जनाब क्वालिटी वाला खाना और दिस एंड दैट, वो सारी कह लें कि अफवाहें थी, बस एक दो दफा हुआ और उसके बाद बस छू मंतर प्रोग्राम के, बस वो जो जेल में आम लोगों के साथ होता है वही चीज थी। और उन्हें अडियाला जेल में मुंतकिल कर दिया, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे खबर की, उन्हें जी फलां क्लास दे दी गई है, उन्हें एसी, उन्हें कूलर, उन्हें बेड और तकिया और ये दो उन्हें जो है वो बंदे फराहम कर दिए गए हैं जो कि उनके लिए उनका ख्याल रखेंगे। वो सब गप ही थी, वो सब झूठ निकला। वो सब कैसे झूठ निकला कि अभी तक इमरान खान साहब को सी क्लास में ही रखा गया है, कि जब जो सबसे लोअर क्लास एक आम तबके के लिए उसी में रखा गया है। और
ان کے چہل قدمی کے لیے بھی انہیں اجازت نہیں ہے، اور ان کے پاس وہ دیگر سہولتیں نہیں ہیں جو کہ ان کے پاس اب اٹک جیل میں تھیں. تو وہ اب اس چیز سے کافی پریشان ہے عمران خان صاحب. ان کے لیے اڈیالہ میں آ کے ان کے لیے مشکل ٹائم ہو گیا تھا. وہ انہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ بھئی میں اٹک میں ایڈجسٹ کر گیا ہوں، اب مجھے اڈیالہ میں نہیں جانا، لیکن اب اڈیالہ میں انہیں شفٹ کر دیا گیا ہے اور ان کے لیے یہ مشکلات زیادہ ہو گئی ہیں. اب انہیں دوبارہ سے اس میں ایڈجسٹ کرنا اور دوبارہ سے انہیں بہتر کلاس کب دی جائے گی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اور کب وہ ایڈجسٹ کریں گے. ایک نئی پریشانی سے وہ دو چار ہو گئے ہیں جو کہ انہیں مینٹلی ڈسٹرب کر رہی ہے، مینٹلی انہیں ٹارگٹ کر رہی ہے، مینٹلی انہیں بریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان ساری کنڈیشن سے. تو دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے جو وکلا ہے ان میں آپس میں جی جھگڑا ہو گیا ہے. وہ ایک دوسرے کے اوپر غداریوں کے الزام لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو غداریوں کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ خان صاحب کے لیے کچھ کنسٹرکٹیو کریں. وہ آپس کے جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں، اور نہ صرف آپس کے جھگڑوں میں لگے ہیں بلکہ کیونکہ اب ساری کی ساری پارٹی انہی وکیلوں کے کہنے پہ چل رہی ہے، تو اپنی من پسند کے لوگوں کو پارٹیوں کے عہدے بانٹے جا رہے ہیں وکیلوں کی طرف سے، اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور بلیک میل کیا جا رہا ہے وکیلوں کی طرف سے. اگر کوئی پارٹی کا عہدے دار کہتا ہے کہ یار یہ فلاں 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 لوگوں کو آپ نے عہدے دیے، ان کے تو یہ بنتے بھی نہیں تھے، وہ میرٹ پہ پورے، تو انہیں یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم جائیں، ہم پھر اپنے دھڑے کے ساتھ الگ ہو جائیں. اگر یہ نہیں مانتے تو مجبوراً پارٹی کو ان کی باتیں ماننی پڑ رہی ہیں. اب شیر افضل مروت صاحب ہیں، انہوں نے بہت لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے. آپ ٹویٹر پہ جا کے آپ ریڈ کر سکتے ہیں ان کا ٹویٹ. کوئی تقریباً اگر میں کہوں تو ایک صفحے کا تقریباً وہ ٹویٹ ان کا ہے، بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ ہے جس پہ انہوں نے شعیب شاہین صاحب کو پی ٹی آئی کا غدار کہہ دیا ہے کہ ان کا کوئی لیگل حوالے سے کوئی کسی قسم کا زیرو رول ہے شعیب شاہین صاحب کا، اور یہ کریڈٹ لینے میں سب سے آگے رہتے ہیں اور پی ٹی آئی کی نمائندگی میں سب سے آگے رہتے ہیں. یہ ڈبل شاہ کا کردار ادا کر رہے ہیں. ڈبل شاہ کا مطلب ہے، ڈبل شاہ میں اپنی اصطلاح ایڈ کر رہا ہوں کہ یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے. بیسیکلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا لنک ایجنسیوں سے، ان کا جھکاؤ ایجنسیوں کی طرف ہے، یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے، یہ میں نہیں. یہ جناب پوری ساری بارز کو معلوم ہے کہ یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے اور اسے قانونی الف بے تک نہیں پتا ہے. اور پی ٹی آئی کی کسی بھی طرح کی کچھ بھی انہوں نے لیگلی معاونت نہیں کی، لیکن یہ پی ٹی آئی کے وکیل بنے پھر رہے ہیں. یہ آپس کے جھگڑے ان کے کب سے شروع ہوئے ہیں؟ جب سے حامد خان صاحب کو انہوں نے دوبارہ اپنے لیگل ٹیم کا سربراہ بنایا ہے، لیگل ٹیم کی لیڈ حامد خان صاحب کے پاس آئی ہے، تبھی سے یہ ان کے جھگڑے شروع ہو گئے ہیں. اور اس میں ایک اور بھی بات اس میں گردش کر رہی ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ ان کا وکیل جو ہے وہ لطیف خوسا صاحب بنے. تو پارٹی کے عہدیداروں نے اپنی لیگل ٹیم کو بتایا کہ وہ خوسا صاحب کو، خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کا کیس لڑے. تو لیگل ٹیم نے کہا کہ بھاگیں، ہم ہی لڑیں گے، ہم ہی کریں گے یہ کیس. تو خان صاحب کو تو آگے بتا دیں، اگر خان صاحب اس پہ ایگری ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم پھر سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں سارے اپنے اپنے بندوں کو، اپنی اپنی ٹیموں کو، اپنے اپنے دھڑوں کو لے کے. تو کافی ٹف ٹائم ہے. اور خان صاحب کے اتنے دن اندر رہنے کی وجہ میرا خیال ہے کہ پاک فوج یا دیگر ایجنسیوں یا حکومت یا سابقہ حکومت نہیں، بلکہ ان کی اپنی لیگل ٹیم کی کمزوریاں ہیں. ان کی لیگل ٹیم آپس کے جھگڑوں میں پڑی ہوئی ہے، آپس کی باتوں میں الجھی ہوئی ہے، آپس کے مفادات میں الجھی ہوئی ہے، اور یہ اپنے اندر کہہ لیں کہ یہ جو اختیارات ہیں نا ان کو لے کے ان کے اپنے اندر بہت سخت قسم کے لڑائی جھگڑے پائے جاتے ہیں. یہ ابھی تک انہی میں الجھے ہوئے ہیں. یہ خان صاحب کے لیے کنسٹرکٹیو کچھ کر ہی نہیں رہے، اور شاید اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ خان صاحب کے اندر ہیں جب تک خان صاحب، تو تب تک ان کے پاس کھلی چھوٹ ہے، یہ جو دل چاہے وہ کر سکتے ہیں. اور اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں اور خان صاحب کو الیکشن کا اختیار مل جاتا ہے، الیکشن لڑنے کا، تو دین ان کی بادشاہت کم ہو جائے گی. میرا خیال ہے، یہ میرا پرسنل انالیسز ہے، میں کتنا صحیح ہوں کتنا غلط ہے آپ اس پہ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. آج کی ویڈیو سے اتنے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.